जब मैंने यहाँ पे मशीन के साथ आलू लगाने शुरू किए, ये मैं 73 की बात कर रहा हूँ, तो यकीन करें कि 40 बोरी से प्रोडक्शन हमारी 130-35 बोरी 140 बोरी तक चली गई। उस वक्त तक हमारी सॉइल्स ख़राब नहीं हुए थे क्योंकि वो सारी बुशलैंड पड़ी हुई थी, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा था, और उसके बाद फिर हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ। अच्छा, अब वही सॉइल है, वही सीड है, वही काम करने वाले लोग हैं, वही इन्वायरमेंट है। 40 बोरी से यकदम आप 140 बोरी पे पहुंच गए या 130 बोरी पे पहुंच गए, सिर्फ प्रोसेस चेंज करने से। सो प्रोसेस की स्ट्रेंथ जो है वो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में उसको ज़हन नशीन करवाना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस असल चीज़ है। सो इम्पोर्टेंस of process was realized back in 1972-73. Ever since, process remained key area of development. हमारा काम ही सारा प्रोसेस के ऊपर है। पूरी दुनिया में आप देखें कि हर कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। प्रोडक्ट्स क्यों बनाए हैं? ताकि वो बेच सकें और बार बार बेच सकें और बार बार प्रॉफिट कमा सकें। किसी ने प्रोसेस के ऊपर काम नहीं किया। अब प्रोसेस ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बेच नहीं सकता, बाहर की दुनिया में तो बिक जाएगा शायद यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा कि मैं इल्म को नहीं बेचूंगा। ये मैंने अल्लाह ताला से मेरा एक वादा है और इंशाअल्लाह इस वादे पे मैं कायम रहूँगा कि इल्म नहीं बेचना, और ये शेयर मैं करूँगा सब दुनिया के हर काश्तकार को, हर किसान को बेलौस तरीके से। तो प्रोसेस के ऊपर काम नहीं हुआ और सब लोगों, सारी कंपनी ने, जितनी भी कंपनी तक लेंगे वो सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगी हैं, किसी ना किसी चक्कर में ला के फार्मर को प्रोडक्ट्स बेच रही हैं और बार बार प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। अच्छा, ये आपने स्लाइड एक्सप्लेन मैंने कर दी कि इस प्रोसेस जो है इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब प्रोसेस को जो डेवलप करना है ये एक बड़ा ही जान जोखिम और मुश्किल का काम है। मैं यानी कि जो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, समझिए कि 50 साल की निचोड़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इतना वक्त लगता है प्रोसेस को डेवलप करते हुए, टेस्ट करते हुए, और फिर वेरियस कंडीशंस में डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर, हर किस्म की फसल के ऊपर, हर किस्म के माहौलियात में, मौसम में, ज़मीनी हालात में आप उसको साल हाल टेस्ट करते हैं और फिर जाके उसको कहते हैं जी कि आगे अब किसी को बांटा जा सकता है ये इल्म। तो ये इतना जो आसान काम नहीं था और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी और वक्त की जो सर्फ हुआ वो भी बहुत ज़्यादा हुआ। अब जब सिस्टम हमने बना लिया तो सिस्टम बनाने के बाद हमने कहा जी कि इसको खेत के अंदर किस तरीके से हम अडॉप्ट करें, यानी कि उसके लिए फिर मशीनें चाहिए क्योंकि एक प्रोसेस है, प्रोसेस में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। हर स्टेप्स को किस तरीके से हम मैकनाइज करें और वो भी मैकनाइज इस तरीके से करें कि हर फार्मर की कैपेसिटी के मुताबिक हो। यानी कि छोटा फार्मर बड़ी मशीन नहीं ले सकता, बड़ा फार्मर जो है वो अफोर्ड नहीं कर रहा, या उसमें यहाँ पे हमारे यहाँ मुल्क में बहुत सारे इश्यूज हैं। जो बड़ा फार्मर है वो रिमोट कंट्रोल फार्मर है, वो मुंशी के ज़रिए काम कर रहा है। मुंशी जो है वो इलिटरेट है और एक कन्वेंशनल है, और वो बेसिकली हमारे जितने भी इनपुट सप्लाई कंपनीज हैं उनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। वो डिमांड क्रिएट करता है, इसलिए वो जो ख़ास तौर पे पिकनिक का सिस्टम है इसको रजिस्ट करता है। रजिस्ट इस तरह के जब हम गंदम में 60 किलो बीज की डिमांड करता है वो जी मालिक से, तो हम कहते हैं जी 4 किलो से काम चल जाएगा, तो उसने तो 20 किलो बचानी होती है, वो किधर जाएगी। इसी तरीके से खादें हैं और इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो वो बहुत ही रेजिस्टेंस, सारी ज़िंदगी मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई रेजिस्टेंस आई है तो फार्म मुंशी से आई है। दूसरा बेचारा छोटा फार्मर है। छोटा फार्मर जो है वो, उसमें कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी ये है कि उसमें रिस्क लेने की भी कैपेसिटी नहीं है, उसमें ख़र्चा करने की भी कैपेसिटी नहीं है। वो तो यही, यानी कि जब आप हैंड टू माउथ होते हैं तो आप तो एक वक्त का खाना भी ज़ाया नहीं कर सकते, आपके पास कैपेसिटी नहीं है वो खाना ज़ाया करेंगे।
तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है उसकी अडॉप्टेशन को, किसी नई चीज़ को करना। इसलिए फार्मर जो है वो सीइंग इज़ बिलीविंग, जब तक देखता नहीं है, साल साल देखता नहीं है, उस वक्त तक उसको यकीन ही नहीं आता कि ये जो चीज़ है ये काबिल अमल है और इससे मुझे कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन जहाँ पे भी ये सिलसिला शुरू हो गया है, वहाँ पे अब मैं तो कहता हूँ कि जिन हमने छोड़ दिया, और जिन जो है वो अब दोबारा बोतल में नहीं जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जो फैलना शुरू होगा, फैलता जा रहा है। सो इस पूरे इसमें प्रोडक्शन एरिया में यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें मेरा हाथी ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस ना हो। वो बीज, यानी कि मैं आगे बताऊंगा आपको कि जितनी जो मेरी इंटरवेंशंस हैं, हर सेक्टर के हर चीज़ में मेरा एक्सपीरियंस है और बड़ा डीप नॉलेज है मेरे पास। हाँ, ये दो वीडियोस मैं आपके साथ आज ही मैंने शेयर करना चाह रहा हूँ। उससे पहले कि हम इसको रियलाइज़ करें, इंडिया के फार्मर्स बेचारे जो हैं वो किस हद तक कितने मजबूर हैं कि आप ये देखिए कि 16,000 से ज़्यादा लोगों ने 10 सालों में खुदकुशी की है वहाँ पे। यानी कि इतने लोग वहाँ पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं कि, और हम बड़े खुश होते थे गवर्नमेंट के अदारे भी और बाकी लोग कि जी देखो इंडिया में उन्होंने सब्सिडी दी हुई है, खादें सस्ती की हुई हैं, पेस्टिसाइड सस्ती की हुई है, वहाँ पे 700 रुपये की बोरी डीएपी की है, हमारे यहाँ 8,000 की है, और वहाँ पे जनाब बिजली मुफ्त की हुई है। और मैं उस वक्त ही रजिस्ट करता था, मैं कहता था कि ये बहुत बड़ी एक मुसीबत में फंसने वाले हैं इंडियन फार्मर्स, बिकॉज इन्होंने एक्सेसिव यूज़ करके इतना बुरा हाल कर लिया है, अपनी ज़मीनें इतनी तबाह बर्बाद कर ली हैं कि अब उनके पास रिवाइवल के बहुत ही मुश्किल वक्त उनके ऊपर इस वक्त आ चुका है। यानी कि आप देखिए कि पंजाब से एक ट्रेन बाकायदा फुल होके अप कंट्री जाती है, जो जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, और फुल ट्रेन जाती है, और हर घर में कोई ना कोई फर्द वहाँ पे कैंसर का पेशेंट है, और जिस घर में एक फर्द को कैंसर हो जाए वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाएगा, उसका खर्चा ही इतना ज़्यादा है। अब जो इंडिया का डिस्ट्रेस है इंडिया के फार्मर्स का, वो सारी दुनिया में ही है। यानी कि कोई मुल्क, किसी भी मुल्क का फार्मर जो है वो खुशहाल नहीं है। ये ईमेल, मैं रीसेंट ईमेल लिखा रहा हूँ, बहुत इस तरह की मेरे पास हज़ारों तो नहीं, खैर सैकड़ों ईमेल्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट, जो जिसको हम सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, ये वहाँ से आई है। और उनकी सबसे बड़ा जो एरिया ग्रेन प्रोडक्शन का है वो है ईस्टर्न वाशिंगटन कहते हैं। वाशिंगटन स्टेट जो है, एक तो वाशिंगटन डीसी है जहाँ पे उनका दारुल-ख़िलाफ़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेट है वाशिंगटन स्टेट जिसको कहते हैं, उसके दो पार्ट हैं। एक को कहते हैं वेस्टर्न वाशिंगटन, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों का सिलसिला है, और उसके एक तरफ वाशिंगटन वेस्ट है और एक तरफ वाशिंगटन ईस्ट है। वाशिंगटन वेस्ट तो बहुत ही सरसब्ज़ शादाब, और उसमें नदियाँ और नहरें और सारा कुछ है, लेकिन वाशिंगटन ईस्ट जो है वो खुली मील हा मील लंबी ज़मीन है। यानी कि एक एक फार्मर जो है वहाँ पे वो 50-50 एकड़, 50-50 हज़ार एकड़ का मालिक है एक एक फार्मर जो है, और बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर वो वहाँ पे ग्रेन, ख़ास तौर पे गंदम ग्रो करते हैं। लेकिन अब वो इतने, उनको उनकी बचत जो है एक एकड़ में से $1 फी एकड़ जिसको बचत हो जाती है ना, वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता है। $1 सिर्फ एक एकड़ में से जिसको बचत हो जाती है वो बड़ा खुशकिस्मत समझता है, और वो मेरे पास आए हुए हैं कि जनाब हमें रेस्क्यू करें, और हम उनका पूरा बाकायदा उनका इंतज़ाम कर रहे हैं कि वहाँ पे उनको वो मदद दी जाए जो उनको इस मुश्किल से निकाले। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज़ में आपने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स हमारे साथ मुंसलिक हैं, बहुत सारे जहाँ हमारे साथ हैं। इसी तरीके से मैं ये इसलिए शेयर की कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, यह पूरी दुनिया का मसला है, क्योंकि हम एक गलत तरीक़ा काश्तकारी के ऊपर चले गए और उसकी वजह से सारी हमें ये मुँह देखना पड़ रहा है।
हाँ, सो वर्चुअल वेजिटल इकोनॉमी, वेजिटल यानी कि काश्तकारी की जो इकोनॉमी है ये हमारे मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी है और ज़राअत ही हमें इस मुल्क से का एक रोज़गार है। 70% हमारी आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़राअत से मुंसलिक है। और बदकिस्मती ये हुई है कि 70 सालों में 70% आबादी के लिए हमने कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया, कोई ऐसा अदारा नहीं है जहाँ पे आपको अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन या नॉलेज या रिकमेंडेशन मिल जाए। यानी कि आप जहाँ के ज़राअत के पास चले जाएँ तो वो वही कहेंगे जी 2 बोरियाँ खाद डालो DAP। अगर आप किसी कंपनी के पास जाएंगे वो एक ही बात से बात, किसी यूनिवर्सिटी के पास चल जाएंगे, हर जो पूरी एजुकेशन एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो सारी एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और वो सारी जितने भी ये माफिया है सप्लाई कंपनीज का उनके साथ मिले हुए हैं। और आप देखिए बदकिस्मती हमारी कि हम अगर पौधे हमारे कमज़ोर हों तो हम मशवरा किससे कर रहे हैं? खाद बेचने वाले से। अब खाद बेचने वाला आपको क्या मशवरा देगा? वो तो कहेगा भाई 2 की बजाय 4 बोरियां डालो, उसका तो काम सेल्स करना है, बेचना है। इसी तरीके से कोई ये इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव इस तरह के रखे हुए हैं कि जी ये चलते चलते गाड़ी में जाएंगे, खेत में से 2-4 या पीछे से ले आएंगे, 2-4 सुंडियाँ पकड़ेंगे, ओहो जी आज थोड़ी फसल तो जनाब कीड़ा पै गया। आप इतना पैनिक क्रिएट करेंगे कि आप कहेंगे यार फौरी तौर पर स्प्रे करें। अब हम देखते ही नहीं है कि थ्रेश ओवर लेवल क्या है। थ्रेश ओवर लेवल ये होता है कि भाई स्प्रे सानू की कॉस्ट करेगी, लेट्स से कि स्प्रे हमें 2000 रुपये कॉस्ट कर रही है और ये अगर कीड़े को हम कुछ भी नहीं कहते तो ये कितना हमारा नुकसान करेगा। अगर कीड़े का नुकसान जो कॉस्ट हमारी आ रही है उससे ज़्यादा हो तो फिर ही हमें स्प्रे करने की ज़रूरत है। ये कभी हमने सोचा है कि भी हम ये चेक भी करें कि अगर 100 एक पौधे के ऊपर पत्ते हैं तो उसमें से कितने पत्ते उस बेचारे कीड़े ने ज़ाया किए हैं या ख़राब किए हैं और उसकी बेसिस पे एनालिसिस करें कि क्या हमें स्प्रे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हम नहीं सोचते। तो ये सारा जो सिलसिला है इसको हमें जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब एग्रीकल्चर मैंने शुरू किया तो फिर तकरीबन सारी इंटरवेंशंस जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि जिस लेवल पे मेरा फार्मिंग स्टैंडर्ड 1974-75 में था, अभी भी शायद ही पूरे पाकिस्तान में कोई फार्मर हो जिसका स्टैंडर्ड वो हो। यानी कि जो इंडस्ट्रियल कन्वेंशनल एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड 1974-75 में मेरा था, आज भी 50 साल तकरीबन हो गए हैं के बाद भी उस लेवल के ऊपर मुझे कोई फार्मर नहीं मिला अभी तक कि जो उस लेवल पे भी हो। उसमें से कुछ चीज़ें किसने अडॉप्ट कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, जो चीज़ चंगी लगी वो उसको कर लिया, जो नहीं लगी वो उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये, लेकिन इस जो वहाँ पे एक शोकेस क्रिएट हुआ पाकपटन में, उससे पूरा इलाका ही तरक्की कर गया। आप देखेंगे सबसे अच्छा एग्रीकल्चर का इलाका कौन सा है पूरे पाकिस्तान में? वो काड़ा दोपहर पर पाकपटन आरा वाला है। वो क्या गिद्दड़ सिंह की थी भी, किसी ने सोचा कि क्यों वो वहाँ पे तरक्की हो गई। हालांकि चशमाई पानी वाला इलाका है, इससे ज़्यादा फर्टाइल और ज़्यादा पानी वाले इलाके मौजूद हैं, सरगोदा, टोबा टेक से बाकी सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता वो है ज़राअत में। उसकी वजह है कि वहाँ पे एक शोकेस बन गया और जिसको वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव जगह पे था और जिसको फिर देख के सारी दुनिया ने उसको जो जो चीज़ वो फॉलो कर सकते थे उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और अब आलू यानी कि पहला खेत मक्की का अगर लगाया, स्प्रिंग कॉर्न का तो मैंने लगाया, पहला खेत अगर सूरजमुखी का सीड लगाया तो मैंने लगाया। जितने भी कॉटन डेल्टा पाएँ, जितनी शुगर केन की नए प्रोसेस, नया तरीका काश्तकारी, ये सारे यानी कि अब मैं गिनता जाऊँ तो फिर बहुत लंबा है। तो ये सारा कुछ अल्लाह की मेहरबानी से वहीं पे हुआ। 1977 में मैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठा फार्मिंग कर रहा था, क्योंकि मेरा सारा रकबा हमारा जो है सड़क के ऊपर है तो नज़र आता है। तो गाड़ियाँ आके 3-4 रुकी और मैं खैर गया तो लोकल नेशनल बैंक का जो मैनेजर था
उसने मेरा तारफ़ कराया जमील नश्तर साहब से, और वो उस वक़्त नंबर 2 थे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो वो मैनेजर साहब कहने लगे कि जी ये हमारे बॉस हैं और नंबर 2 है नेशनल बैंक में, जमील नश्तर, अब्दुर्रब नश्तर के बेटे हैं, और ये इन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसी अच्छे फार्म पे लेके चलो, तो मैं आपके पास लेके आ गया। तो उन्होंने जब देखा तो मुझे कहा, उनका पहला जो रिमार्क था या पहला कमेंट था वो था कि ये आपका तो स्टैंडर्ड फार्मिंग का अमेरिका से भी बेहतर है। तो मैंने कहा जी अमेरिका से बिल्कुल बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि अमेरिका के पास वो वसाइल नहीं है जो अल्लाह ताला ने हमें इस खत्ते में दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फार्म लैंड है, इरीगेशन, कमाल का इरीगेशन निज़ाम है, पानी है, बंदे काम करने वाले हैं और बड़े सस्ते हैं, अवेलेबल हैं, और मौसम, ये सारों चीज़ें इकट्ठी, आप माशाल्लाह बाहर रह के आए हैं, इस तरह का खत्ता, मैं 103 मुल्कों में गया हूँ, इस तरह का खत्ता पूरी दुनिया में नहीं है। हमारी बदकिस्मती है, नाअहली है कि हम इसका पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करके अपने आप को खुशहाल नहीं कर सके, और अदरवाइज़ तो हम इस वक्त पूरी दुनिया को खुराक में लीड कर रहे होते हैं। कोई कोई दुनिया का मुल्क हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता नेचुरल प्रोडक्शन में। ठीक है, हॉलैंड वाले जो हैं, यहाँ लेडी बैठी हैं, हॉलैंड से सीखने आई हैं, ये जो मेरे साथ बैठी होती हैं, हॉलैंड से ये सीखने आई हैं ज़राअत, और वहाँ पे बड़ी हाई टेक उसको कहते हैं ज़राअत। क्या जी ग्रीन हाउसेस हैं? क्यों ग्रीन हाउसेस लगाने पड़े वहाँ पे? क्योंकि मौसम ही ठीक नहीं है। अब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, कुदरती तौर पे मौजूद है, हमें इतनी कॉस्ट, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी हाई टेक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल तरीके से हम वो कुछ कर सकते हैं जो वो इतनी कॉस्ट के ऊपर इतने सारा कुछ कर रहे हैं। तो जमील नश्तर साहब ने मुझे क्वेश्चन किया कि ये तेरा तो काम ठीक है, ये नेक्स्ट डोर जो फार्मर है, गरीब आदमी, इसका क्या किया जाए? तो मैंने कहा जी बात ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक नॉलेज, इल्म, और इल्म इतना ज़रूरी है कि आपके पास दूध भी पड़ा है, पत्ती भी पड़ी है, और गर्म पानी भी पड़ा हुआ है, अगर पता नहीं आपको किसका करना क्या है तो आप चाय नहीं बना सकते। सो इल्म इतना ज़रूरी है। हर चीज़ होने के बावजूद अगर आपको इल्म ही नहीं है कि इसका क्या करना है तो आप नहीं कर सकते। सो इल्म पहले ज़रूरी है, और फिर इल्म के बाद आपके पास वसाइल होना ज़रूरी है, ताकि उस इल्म को आप साइल के साथ मिला के आप अपने यूज़ में ला सकें। इसी तरीके से है कि आपको ट्रैक्टर किसी ने दे दिया, आपको चलाना नहीं आता, बेकार है आपके लिए, और आप दूसरी सूरत में आपको ट्रैक्टर चलाना आता है लेकिन ट्रैक्टर नहीं है, वो भी बेकार, इल्म है आपके पास। सो दोनों चीज़ें, आपके पास इल्म भी होना चाहिए और आपके पास वो वसाइल भी होना चाहिए जो उस इल्म को इस्तेमाल करके आपको यूज़। सो दोनों चीज़ों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे फिर मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। आए तो 2-3 घंटे के लिए मेरे पास थे, लेकिन वो रात मेरे पास ठहरे, और हमने फिर ये मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर स्कीम का एक मॉडल तैयार किया वहाँ पे, और वो फिर उन्होंने नेशनल बैंक पे आके ये लॉन्च किया। और पहली ओरिएंटेशन, जितने पहले बैचेस थे उनकी ओरिएंटेशन उन MCOs की, वो मेरे ही फॉर्म पे हुई वहाँ पे। अब उसके बाद ये हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लगा, तो उन्होंने नश्तर साहब को उठा के ज़रूरी तरक्याती बैंक का चेयरमैन लगा दिया। वहाँ जाके फिर वहाँ पे उन्होंने मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर स्कीम सारा आगाज़ किया, सब कुछ किया। एक दिन मुझे उनका फ़ोन आया और मुझे कहने लगे कि भाई बात नहीं बन रही, मेरी बात आगे सुनो। मैंने कहा क्या हुआ? मैं गया इस्लामाबाद, मिला, कहने लगे कि हम थोड़ा बहुत जो MCO के पास इल्म है वो भी दे रहे हैं और फंडिंग भी दे रहे हैं फार्मर को, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, बात नहीं मान रही। मैं कि मसला क्या? कहते मशीनें अवेलेबल नहीं हैं, और जो मशीनें की कॉस्ट है वो आम किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके लिए वायबल ही नहीं है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मैंने फिर उनको कॉन्सेप्ट दिया कि हम एग्रो रेंटल सर्विसेज का प्रोग्राम बनाएं, ऐसी कंपनियां बनाएं जो मशीनों के सेट ख़रीदें और आगे किराए पे चलाएं। तो ये फिर कंबाइन हार्वेस्टर, जितनी भी आप येलो कंबाइन दे रहे हैं, ये सारी हमारी इंटरवेंशन थी और सारा हमने इसको किया। ये सारी जो आप देख रहे हैं, ये सारी मेरी वेरियस कंपनीज जो मेरा काफ़ी
लार्ज स्केल के ऊपर कारोबार रहा ज़िंदगी में, लेकिन अब मैं पिछले 8-10 साल से कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ मैंने अपना कुल वक्त ही सारा कुछ बेच बचा के मैंने डेडिकेट कर दिया कि क्योंकि कोई नई चीज़ को ड्राफ्ट करना और फिर उसको पॉलिश करना और फिर उसको प्रेजेंट करना ये आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत कंसंट्रेशन और अनइंटरप्टेड या अनइंटरप्टेड जो आपकी वक्त की ज़रूरत है, तो उसको हासिल करने के लिए इसको मैंने सब चीज़ें अपनी बंद कर दी। मैंने कहा जी मैं टोटल कुल वक्त मैंने अपने दोस्तों यारों को, रिश्तेदारों को, मैं किसी से भी नहीं मिलता सिवाय आप लोगों से, आप जो इंटरेक्शन करता हूँ, और उसकी वजह से सारा कुछ फिर क्रिएट हो सका। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। किसी के पास दुनिया में इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है जो ये सारे काम को कर सके। तो उसके बाद ये बेलर्स हैं, ये उसका लेज़र लेवल जो पहला पाकिस्तान में आया वो मैं लेके आया और हमने इसको आगे लेके गए। शुगर कैन हार्वेस्टर्स, ये लेफ़्ट साइड पे मैं खड़ा हूँ, यंग थे उस वक्त, और ये शुगर कैन हार्वेस्टर जो है क्लास जर्मन कंपनी थी, उससे मैं लेके आया था। ये मेरे फार्म की तस्वीर है। और ये फिर वो हार्वेस्टर जो था वो बहुत बड़ा था। गलती हो गई हमारे साथ उस वक्त कि मैंने वो हार्वेस्टर क्लास से ख़रीदा। वो चल नहीं रहा, चल नहीं सका हमारे से ज़्यादा। फिर उसको मैंने एक फौजी शुगर मिल सिंध है उनको बेच दिया। और क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा था कि छोटे खेतों में इसका चलना बड़ा मुश्किल था। और फिर मशीन छोटी मशीन थी, और ये इसको टॉप ऑस्ट्रेलिया से फिर मैं इसको लेके आया, और ये भी चलती रही। तो ये दोनों का कंपैरिजन, ये 87, 85 से 88 तक इसके ऊपर भी, यानी कि शुगर केन की जितनी भी इस वक्त टेक्नोलॉजी चल रही है, ये सारी ही इसमें प्रोडक्शन भी, हार्वेस्टिंग भी, सारा कुछ कंप्लीट जो है ये मेरा ही इसके ऊपर काम है और सारा कुछ किया हमने। कॉटन पिकर जो मुंशी ने फेल किया, ये भी हमारी इंटरवेंशन थी। ये जनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और जनेजो साहब ने मुझे कोई असम्बली में क्वेश्चन हुआ कि ये चोनियाँ चुनाई के लिए नहीं मिल रही, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे से शनासाई थी उनकी, तो मैं हाज़िर हुआ उनके पास। तो उन्होंने वहाँ पे गया तो आगे जमील अशरफ साहब भी बैठे हुए थे। सॉरी, जमील अशरफ साहब नहीं, ये उस वक्त राना शबीर साहब आ गए थे। जमील अशरफ साहब की वफ़ात हो गई थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा यार मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, अब ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी हम ले आए उस वक्त मैं $1,70,000 या $80,000 की ये मशीन इंटरनेशनल हार्वेस्टर से अमेरिकन से लेके आया। इस मशीन में प्रॉब्लम ये थी कि ये अगर 40 इंचों के ऊपर 40 इंच के ऊपर लाइन टू लाइन फासला है तो उसको हार्वेस्ट करती थी। हमारे यहाँ पे 28 इंच के ऊपर लाइन टू लाइन काश्त हो रही थी। तो बड़ा ही मुश्किल काम था कि हमें फार्मर्स को कन्विंस करते कि भाई वो फेस इसको करें, ये पीरोवाल फार्म और इधर करें। लेकिन मुंशी ने, आप देखो, सोशल एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मशीन को फेल किया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सोशल प्रॉब्लम क्या थी कि मुंशी जो था फार्मर का, उसका ख्वातीन से इंटरेक्शन होता ही चुनाई के वक्त था। रिलेशनशिप भी उस वक्त उनकी डेवलप होती थी, और वो उस वक्त ही क्योंकि इंटरेक्शन होता था उसको एक्सप्लॉइट करता था और उसको फिर अपने यूज़ में लाता। तो सिर्फ मुंशी ने इस वजह से, ये सोशल प्रॉब्लम की वजह से इस पूरे सिस्टम को फेल किया। लेकिन पीनट हार्वेस्टर्स और पीनट की मशीनें हैं। 4 ट्रैक्टर्स हम यहाँ पे बनाते थे, जितने ब्लू ट्रैक्टर्स हैं सारे हमारे बनाए हुए हैं। साइलोस को, ग्रेन साइलोस को हमने इंट्रोड्यूस किया, वाइट स्पैन बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस किया। सीड का जितना निज़ाम है पाकिस्तान में, ये सारा हमारा इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये नवाज शरीफ नया प्राइम मिनिस्टर बना था जो मुझे अवार्ड कर रहा है ये पॉइनियर्स का सीड प्लांट लगाने के ऊपर। सो ये 1993 से लेके 1996 का बेनज़ीर का पीरियड जो है उसमें मैं काफ़ी क्लोज था गवर्नमेंट में, और बहुत सारे उस वक्त इनिशिएटिव लिए गए। ये मैं स्लाइड तेज़ करके बता रहा हूँ क्योंकि इतना वक्त हम कवर नहीं कर सकते। ये रिकॉर्ड होंगी तो ये स्लाइड आप देख सकेंगे स्टॉप करके, जब मर्जी आप देखना चाहें ये देख सकेंगे।
सो सॉफ्टवेयर में भी हमारा काम है, जितना कॉल सेंटर का सिलसिला है ये हमने शुरू किया। इवन मलेशिया में हेल्थ केयर की सर्विसेज जो हैं वो उसको सारा हमने इनकॉर्पोरेट किया। इवन सोलर का जो सिस्टम है ये भी हमने शुरू किया। शहबाज शरीफ को जब मैंने बताया कि जी ये एक ऐसी चीज़ भी है जो सूरज की रोशनी से ट्यूबवेल चलाती हो, कहता पागल हैं यार, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं कहा जी आप आके देखें। तो वो मेरी फैक्ट्री में आए और ये मैं उनको दिखा रहा हूँ कि जनाब किस तरीके से। और फिर मुझे इसी सेशन में वो कहने लगे कि जी किस तरीके से, मुझे कहने लगे कि मुझे सारी दुनिया कहती है कि तुम अर्बन एरियाज़ के चीफ मिनिस्टर हो, शहरी इलाकों के चीफ मिनिस्टर हो, और तुम मुझे रूरल एरिया का चीफ मिनिस्टर बना सकते। तो मैंने उनसे कहा जी आ जाएं, फिर मैं आपको बनाता हूँ। वो ये मीटिंग मैंने की, 2-2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दी, और पीछे एक तौकीर साहब थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी, उनसे उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर पे ये ऐसे फौरी तौर पे ये जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि 4 कम से कम हम फार्मर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं जहाँ पे फार्मर्स की ट्रेनिंग और पूरी फैसिलिटेशन उनको हो। तो उन्होंने कहा कितना पैसा लगेगा? मैं कि मेरे पास अंदाज़ा कोई नहीं है, लेकिन 8-10 बिलियन से ज़्यादा क्या लगेगा? तो उन्होंने कहा यार इतने का तो पुल बन जाता है, ये कौन सी पैसे लगाओ, दो उसको फौरी। सो ये एक बात है। और उन्होंने कहा जी कि 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट इन ऑपरेशन होना चाहिए। तो अभी 7 दिन पूरे नहीं हुए। ये 2010 की बात